नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद। दोस्तों, मैं एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार और एक लाइफ कोच हूं। दोस्तों, हम बहुत सी ऐसी टॉपिक्स पर, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम पर डिस्कस करते हैं जो हमारे आसपास के लोगों पर किसी न किसी तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से अपना प्रभाव डालती है, उन्हें प्रभावित करती हैं या डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती हैं। और हमने ऐसे ही बहुत से टॉपिक्स पर डिस्कस किया है। इसी सीरीज में हमने लास्ट जो वीडियो था हमारा, वो डिमेंशिया पर आधारित था। आज हम उससे आगे एक नया टॉपिक लेते हैं जो उसी तरह का है और दोनों आपस में एक दूसरे से उनका कनेक्शन है, लेकिन थोड़ा सा लोगों में उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, लोगों की समझ थोड़ी कम है, कंफ्यूजन है उसमें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अल्जाइमर डिजीज पर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डिमेंशिया और अल्जाइमर एक बीमारी नहीं है। ये आप अच्छे से समझ लें, डिमेंशिया और अल्जाइमर एक बीमारी नहीं है। हाँ, दोनों की जो मेन प्रॉब्लम है वो एक ही है और वो है भूलने की समस्या, जो कि मेमोरी लॉस होता है। लेकिन हम ये कहें कि दोनों एक ही रोग हैं तो ये गलत है। अब अगर हम बात करें कि अल्जाइमर डिजीज क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस अल्जाइमर डिजीज का जो है प्रयोग, इस शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले जर्मनी के न्यूरोलॉजिस्ट अलोइस अल्जीमर ने किया था। तो ये तो उन्होंने बताया कि भाई ये अल्जाइमर्स डिजीज होता है। अब बात आती है डिमेंशिया में और इसमें डिफरेंशिएट कैसे करें। तो डिमेंशिया तो एक कलेक्टिव डिजीज है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, लाइक दैट कि हम बात करें कि डिमेंशिया में सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेमोरी लॉस होता है, फिर लैंग्वेज लॉस होता है, फिर डिसेबिलिटी आती है, परसेप्शन का डिसेबिलिटी हो जाने लगता है, या कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो डिसेबल हो जाती है, या उसमें बहुत सी और ऐसी छोटी छोटी पर्सनालिटी डिसऑर्डर डेवलप होने लगते हैं। तो ये सब रोग मिलकर के डिमेंशिया कहलाते हैं। जहां तक हम अल्जाइमर की बात करें या अल्जाइमर की बात करें, तो ये अपने आप में डिमेंशिया का एक प्रारंभिक या एक सामान्य कारण है, मतलब एक छोटा सा कारण है जिसमें मुख्यतः तीन चीजें आती हैं, जिसमें पहला आता है मेमोरी लॉस, दूसरा आता है लैंग्वेज का डिसेबिलिटी और तीसरा आता है थिंकिंग का प्रॉब्लम। ये तीन चीजें इसमें मेनली आती है। अब हम बात करें कि इसमें और क्या आता है, तो जनरली अल्जाइमर जिसमें होता है ये मिनिमम 3 स्टेज में होता है और मैक्सिमम 8 स्टेजेस में से होता हुआ गुजरता है, मतलब 8 स्टेज में पूरा हो जाता है। तो जहां तक 3 स्टेज की हम बात करें, इन 3 स्टेज में व्यक्ति की जो सोशल, जो उसका एनवायरनमेंट है वो इस तरह का हो जाता है कि वो वहां पर एडजस्ट कर लेता है, अपने सोशल एनवायरनमेंट को थोड़ा सेट कर लेता है, यानी कि वो बिगड़ने नहीं देता है या उसमें जितनी भी प्रॉब्लम है उनका खुद सॉल्यूशन कर लेता है। लेकिन जो आगे की जो परिस्थितियां आती है वहां व्यक्ति की जो है पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम आने लगती है, वो पर्सनैलिटी फ्लैट हो जाती है उसकी, वो सोशल विड्रॉल करने लगता है। और एक स्थिति यह आती है कि वो लैंग्वेज कम्युनिकेशन का डिसेबिलिटी उसमें हो जाता है, उसमें परसेप्शन का डिसेबिलिटी होने लगती है। तो वहां पर ये स्थिति गंभीर हो जाती है और ये अपनी पूरी अवस्थाओं में होती हुई निकल जाती है। तो इनको 3 स्टेज में या 3 कंडीशंस में भी डिवाइड किया गया है, जिन्हें एप्रोक्सिया और एग्नोसिया में जो है डिफरेंशिएट किया गया है। जहां तक एफासिया की बात है, तो इस स्टेज में जो पेशेंट होता है वो जनरली बोल नहीं पाता या लैंग्वेज संबंधी उसमें प्रॉब्लम आने लगती है। और जहां तक एप्रोक्सिया की स्टेज की बात है, वहां पर व्यक्ति की जो मोटर एक्टिविटी है वो प्रॉब्लम उसमें आने लगती है। और एग्नोसिया जब स्टेज आती है
तो व्यक्ति जो है वो उसके परसेप्शन में प्रॉब्लम आती है, यानी कि वो अपने आसपास के लोगों के बारे में सोच नहीं पाता, पहचान नहीं पाता, समझ नहीं पाता। तो ये 3 स्टेजेस उसके लिए बड़ी क्रिटिकल होती है और हम इन 3 स्टेजों को कॉग्निटिव डिसऑर्डर के अंतर्गत रख सकते हैं और यहां पर उसका कॉग्निशन बिगड़ जाता है। तो ये स्थिति व्यक्ति के लिए बड़ी क्रिटिकल हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसकी वजह से उसके सामाजिक, इसकी वजह से उसके व्यवसायिक कार्य प्रभावित होते हैं और इतने प्रभावित होते हैं कि वो अयोग्य सा महसूस होने लगता है। जहां तक अयोग्य इन द सेंस कि उसको ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत होने लगती है और वहां पर उसको फैमिली की भी जरूरत होती है, ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है, साइकोथेरेपी की भी जरूरत होती है। तो अगर हम बात करें कि इस कंडीशन में रोगी की पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस आता है, तो रोगी का जो पर्सनैलिटी है वो काफी बदल जाती है। रोगी की पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व में काफी बदलाव आ जाते हैं और रोगी इमोशनली जो है वो बिल्कुल डिसेबल हो जाता है या अनस्टेबल हो जाता है, अस्थिर सा हो जाता है। वो बात बात पर जो है उसको ये ध्यान नहीं पड़ता कि मुझे कब कैसा इमोशन देना है, तो ये स्थिति आ जाती है। यहाँ एक स्थिति ये भी आती है कि वो जो फैमिली के मेंबर है उन पे वर्बल अटैक करता है, यानी कि वो इतनी तरह से बोलने लगता है कि सामने जो सुनने वाला है उसको ऐसा लगता है कि यार ये मुझे बातों से ही मारना चाहता है या उस पर थोड़ा सा वर्बली अटैक सा करने लगता है। जहां तक और आगे हम बात करें तो रोगी में पैरानोया डेवलप हो जाता है। अब पैरानोया जब डेवलप होता है तो रोगी को ये लगता है कि यार मैं अब मेरे लिए अयोग्य हो गया, मैं अपने बारे में वो कुछ भी निर्णय नहीं ले पाता। यहां तक कि वो ये लगता है कि अब मैं मेरे खास काम भी खुद नहीं कर पाऊंगा, जैसे कि नहाना धोना या का भोजन करना या कपड़े बदलना, ये सब कार्य में वो अपने आप को बिल्कुल अयोग्य सा समझने लगता है और कर नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति, ये एक कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन होती है और ऐसी स्थिति जो है रोग जब होती है तो जनरली हम ये नहीं कह सकते कि ये पेशेंट की लाइफ क्या होगी, पर जो रिसर्च है उसमें ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं या ऐसी जानकारी निकल के आई कि ऐसे पेशेंट की एज फिर 8 से 12 वर्ष तक की रह जाती है। अगर हम इसके कॉजेज में जाएं, कारण में जाएं, तो कारण में जाए तो इसमें ये देखा गया है कि जनरली जो लोग विटामिन डी जिनकी बॉडी में कमी रह जाती है उनमें ये होता है। या और अगर हम इसके बचाव की बात करें तो ये पता चला है कि जिन पेशेंट्स में, जिन लोगों में ये पाया गया वो लोग हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी और शुगर यानी डायबिटीज के पेशेंट थे, तो उन लोगों को ये एडवाइस दी जाती है कि आप अपने इन प्रॉब्लम्स को कम करें। इन जितनी भी प्रॉब्लम्स में जो आप में बढ़ रही है, जो हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो रहा है, शुगर बढ़ रहा है, इस लेवल को कम, ये एक रिसर्च की गई थी जिसमें पता चला ऐसा। और जहां तक उसमें साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स जो देखे गए वो ये देखे गए कि ऐसे पेशेंट में उनकी थिंकिंग जो है वो डिसेबिलिटी, थिंकिंग में डिसेबिलिटी होने लगती है, उनमें जो उसकी मेमोरी लॉस होने लगता है, वो लर्निंग में उनका प्रॉब्लम आने लगता है, या उनकी जो सामाजिक कौशल होते हैं वो बिगड़ जाते हैं, उनका डिसीजन मेकिंग बिगड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसे किसी न किसी साइकेट्रिस्ट की देखरेख में उसको ले जाना चाहिए, उनको दवा दिलानी चाहिए। और वो जो प्रॉब्लम है जिनकी मैंने बात की थी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की, वो तो उनको देना ही चाहिए, वो तो क्लिनिकल एक्सपर्ट देता ही है। और बाकी तो जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो उसमें होते हैं उनके लिए साइकेट्रिस्ट से संपर्क करना चाहिए या साइकोथेरेपी जो होती है वो देना भी उसके एक ट्रीटमेंट का एक हिस्सा होता है। यहाँ पर उसको परिवार जैसा लगना चाहिए, बिल्कुल एकदम जो है बिहेवियर थेरेपी दी जाती है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को बिल्कुल अकेलापन महसूस नहीं होता और बिल्कुल परिवार जैसा लगता है और अपनापन दिया जाता है, ताकि उसमें फेथ बढ़ता है और बहुत सारे चेंजेज आते हैं। और वो चेंजेज जो हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं उस केमिकल का बैलेंस बनाए रखते हैं, तो रोग की स्थिति को बिगड़ने से बचाते हैं।
यहां पर प्रयास करना ही एक कार्य रह जाता है क्लिनिकल एक्सपर्ट्स का, साइकियाट्रिस्ट का या साइकोलॉजिस्ट का। बाकी तो ये इसका अभी तक कोई खास मेडिसिन इस तरह की आई नहीं है जिससे इस बीमारी को बिल्कुल खत्म किया जा सके। बाकी इसमें इसके लक्षणों को कम किया जा सकता है और इससे बचा जा सकता है। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद, नमस्कार।